बंगाल के स्टेट्स को उठा के देखते हैं तो समझते हैं कि 7%, 5% ज्यादा वोट प्राप्त की हुई बीजेपी टीएमसी से 125 सीटें ज्यादा ले आती है। ये बड़ा ही विचित्र संयोग होता है। अक्सर आप नुक्कड़ चौराहों पर डिस्कशन करते पा जाएंगे कि अजी साहब खेला हो गया, 1-8% से खेला हो गया। बहुत बार ऐसा भी पाएंगे जैसे पिछले चुनावों में मायावती जी के साथ हुआ कि उत्तर प्रदेश के 20% वोट उनके साथ थे, सीट एक भी नहीं थी। तो ये बड़ा ही चर्चा का विषय बना रहता है हमारी तरह की पॉलिटिक्स में, जहां पर वोट देकर के आप अपनी पसंद के राजनेता को ज्यादा मत देकर के विजय बनाते हैं। आज के सत्र में हम उन विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है और परसेंटेज के हिसाब से होते परिवर्तन को देखा है। कैसे 7% वोट शेयर बढ़ाकर बीजेपी बंगाल के अंदर 129 सीटें बढ़ा जाती है। 129 सीटें 7% में बढ़ गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसीलिए आज हम इस बात को हल्का सा शुरुआत में डिकोड करते हैं, परसेंटेज का गणित क्या है। सर, इस परसेंटेज के गणित को थोड़ा सा समझाइए। देखिए, ये वही आपने कहा ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का जो सिस्टम है कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो चुन लिया जाएगा। ये जो सिस्टम है ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लेकिन ये फ्लॉड सिस्टम है। इसमें क्या है, आपको सबसे रैंडम बात उसमें हम आपको बताएं, सबसे दिलचस्प बात कि एक बेसिक पैमाना तय किया गया है कि अगर टोटल पोल्ड वोट का 10% वोट आपको नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है इस सिस्टम में कि आपकी जमानत जब्त हो जाए और आप चुनाव जीत जाए। ये बहुत संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। मान लीजिए खड़े हो जाएं, 5% वोट में 6% वाला जीत जाएगा। 10 अगर 1.5 लाख वोट पड़ा तो 15,000 चाहिए आपको जमानत बचाने के लिए, और 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 12,000 वोट है, आप एमएलए हो गए। तो ये फ्लॉड, इस सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि इस सिस्टम में क्या इसका फ्लॉड होता है। इसमें ये गड़बड़ी दूसरी ये है कि आप 1 वोट से जीते, गड़बड़ी का मतलब आप 1 वोट से जीते या 1 लाख वोट से जीते, एक ही सीट मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप 1 लाख वोट से जीते तो अब आपकी जीत को कुछ ज्यादा महत्व मिलेगा। जैसे बाई इलेक्शन अभी हुआ बारामती सीट पर, जहां सुनेत्रा पवार 2,18,000 वोट से जीती हैं, और जो उनका नेक्स्ट राइवल है उसको 700 से कम वोट आया है। 2,18,000 वर्सेस 700 वोट। 22 लोग कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे सारे, पार्टी नहीं लड़ी। चूंकि एक विधवा है अजीत पवार की तो उनको समर्थन करना है, तो तब भी एक ही एमएलए है। 2,18,000 वोट से जीते तब भी एक ही एमएलए है, और 1 वोट से जीतेंगे तब भी एक ही एमएलए है। तो ये होता है गणित उसका परसेंटेज का। दोनों अभी के दोनों एग्जाम्पल आप देखिए, 28-29% वोट है कांग्रेस पार्टी को असम में, और उसको सीटें हैं सिर्फ 18-19। टोटल गठबंधन अगर आप उसमें 3% वोट उसका भी जोड़ लीजिए जो बदरुद्दीन अजमल को मिला है, आप उसमें रायजोर दल का भी वोट जोड़ लीजिए, उनको लुरिनजोत गोगोई की पार्टी का भी वोट जोड़ लीजिए, तब 30-32% का वोट है। उनके पास सीटें कितनी हैं? उनके पास सीटें सिर्फ 23-24 सबको मिला करके हो रही हैं, और दूसरी तरफ 45% के करीब वोट है और 102 सीटें हैं। तो अब क्या वोट का परसेंटेज का अंतर ज्यादा नहीं है। इसमें आप जब इसको डिकोड करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कोकराझार के इलाके में या धुबरी के इलाके में, जो लोअर आसाम का इलाका है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां कांग्रेस 50-50 हजार, 60-60 हजार, 70-70 हजार वोट से जीती हुई। तो वोट परसेंटेज तो बढ़ जाएगा आपका, लेकिन सीटें आपकी नहीं बढ़ेंगी। तो इसलिए हम लोग हमेशा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात होती है, लिस्ट सिस्टम भी जिसको कई जगह कहते हैं कि आप पार्टी चुनाव लड़े, कैंडिडेट नहीं हो, पार्टी चुनाव लड़े और जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिले उतने परसेंट सीटें उसको एलोकेट कर दी जाए, और ताकि वो फिर अपने हिसाब से वो एक लिस्ट जारी कर देता है कि हमारी ये लिस्ट हमारी लिस्ट है, हमको अगर 20% वोट आता है और हमको 20% सीटें मिलेंगी तो हम इन 20 लोगों को असेंबली में या लोकसभा में भेजेंगे। ये जो सर बता रहे हैं, ये तरीका इजराइल की जो संसद है, जैसे नेसेट कहते हैं, वहां होता है। वहां 120 सांसद चुने जाते हैं, पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और पार्टियों को वोट दिया जाता है कि इतना % वोट मिला तो इतने सांसद इस पार्टी को वहां पर रिप्रेजेंटेटिव तरीके से मिल जाएंगे। और हमारे यहाँ पड़ोस में नेपाल में इसका एक मिक्स्ड मॉडल जो जिसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं, महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए नहीं, ऐसे भी पार्टियों को वोट भी अलॉट होते हैं। वहां 265 की शायद हमको लगता है उनकी संसद है, जिसमें 150 के करीब सीटों पर चुनाव होता है और बाकी सीटों के लिए वोट अलॉट होते हैं। उस वोट से पार्टियां अपना रिप्रेजेंटेटिव तय करती हैं, और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं मिला और दूसरे जो कमजोर तबके हैं उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो उसको देने के लिए नेपाल में ये दोनों का हाइब्रिड मॉडल चलता है कि कुछ सीटों पर चुनाव होगा, डायरेक्ट पॉपुलर इलेक्शन होगा, और कुछ सीटों पर पार्टी को वोट अलॉट हो जाए, मतलब उस पार्टी को जितना वोट मिलेगा उतनी सीटें अलॉट हो जाएंगी।
ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिस्टम, प्रोपोर्शनेट जो रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम है, लिस्ट सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, इस सिस्टम में भी कुछ कमियां होंगी, लेकिन इससे रिप्रेजेंटेशन बेटर सुनिश्चित होता है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बेटर होगा। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में ये समस्या आती है कि किसी पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिल जाए और उसको सीटें नहीं जीत सके। आप 2 फ्लॉ हम आपको बताते हैं। अमेरिका में हिलरी क्लिंटन जब हारी थी, उनको पॉपुलर वोट ज़्यादा मिले थे डोनाल्ड ट्रंप से, और इसके बावजूद वो चुनाव हार गई, क्योंकि रिप्रेजेंटेशंस का मामला है। कैलिफोर्निया बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ बहुत ज़्यादा वोट मिलता है, लेकिन आपके जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे उनके नंबर सीमित है, उतने ही नंबर्स में होंगे। तो ये अमेरिका में हुआ था, ये 16 वाले चुनाव में जब हिलरी क्लिंटन हारी थी। और अभी लास्ट इलेक्शन में हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को आधा % वोट ज़्यादा मिला था कांग्रेस, और इसके बावजूद सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली, तो सरकार कांग्रेस की बनी थी। तो ये हर सिस्टम में, जिस भी आप इलेक्टोरल सिस्टम में जाइएगा, कुछ फ्लॉड है उसमें, कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसमें। हमको क्या बेहतर कर सकते हैं हम लोग, ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, जो हो तो बेटर होगा। ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बातें होती भी हैं, बहुत बार चुनाव आयोग इन पर विचार भी करवाता है। और ये जो परसेंटेज वाली जो सर बात कर रहे हैं, परसेंटेज का बढ़ना कैसे होता है, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो जैसे सर ने अभी उदाहरण दिया पवार साहब के, जो उनकी धर्मपत्नी जो लड़ी चुनाव के लेकर के, कि 2.5 लाख वोट लेकर के वो लगभग 2.25 लाख से अधिक मतों से वो विजयी हो गई हैं। जब आप वोट जीतने वाली पार्टी के काउंट करेंगे तो वो 2.5 लाख भी एक नंबर है जो काउंट होगा, यानी कि टोटल वोट काउंट किया गया तो विजेताओं को इतने अधिक वोट मिले। तो विजेताओं को मिले परसेंटेज में वो नंबर जब मार्जिन वाला ज्यादा बढ़ता चला जाता है तो परसेंटेज में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसी जगह होती हैं जहां मार्जिन बहुत कम है, और उन कम मार्जिन की जगह जब आप परसेंटेज जोड़ेंगे तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो पोल वाइज जब आप चलते हैं, सीट वाइज जब चलते हैं, तो इस तरह की दिक्कतें सामना करनी पड़ती हैं। सर, राष्ट्रपति का जब, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव करते हैं और जब राज्यसभा सांसद का चुनाव करते हैं तो एक और प्रक्रिया फॉलो करते हैं कि साहब सबसे पहले आप प्रायोरिटी लिखते चले जाइए और उस तरह की वोटिंग करते चले जाएं। क्या आपको लगता है कि भारत में इतनी अभी चुनाव के अंदर सुधार की गुंजाइश है कि लोग उस वाले मत पद्धति की तरफ जाना चाहेंगे? नहीं, चुनाव की तो बहुत सारी है, और जिस तरीके से आपने आम आदमी को समझाया कि वोट प्रतिशत का क्या है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और क्लियरिटी करें, चूँकि आप एक टीचर भी हैं और बच्चों को समझाते हैं। वोट परसेंटेज जब भी निकाला जाता है तो ओवरऑल पूरी सीट का निकाला जाता है, एक स्टेट का, और कैंडिडेट जीतता है एक सीट से। ठीक है। तो मान लीजिए यदि हमारे 10 कैंडिडेट जीत कर आए 10 लाख, अब पूरे स्टेट में 60 लाख वोट पड़ा, तो उस 60 लाख में 10 लाख का कितना परसेंटेज लगता है, उस हिसाब से पार्टी को दे दिया जाता है। ये क्लियरिटी रहे तो समझ में आता है कि वोट परसेंटेज आदि कैसे निकाल रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भाई है, तो उसी तरह से बंगाल में जो आपने कहा कि 10% वोट का जो डिफरेंस रहा पिछले चुनाव में, उसमें से आप 10% जो डिफरेंस था उसमें से 8% बेकार वोट थे, हम लोग कहते हैं डेड वोट है इसका। तो जो डिफरेंस आप देखिएगा कि बीजेपी और उनके अंदर में हो गया, तो 2 से 2.5% का रह गया। चूंकि उनके जो कैंडिडेट जीते थे तो करीब 22 ऐसे कैंडिडेट थे जो 50, 60, 70, 80 हजार से जीते थे। वो वोट परसेंटेज को ओवरऑल जब जोड़ा गया तो वोट परसेंटेज को इंक्रीज करा गया, तो 8% हो गया। तो इतना बड़ा गैप नहीं था। बीजेपी ने जो मुझे लगता है कि अपने रणनीति में बनाया होगा तो ये बनाया होगा। लोगों ने कहा कि भाई पिछली बार 60 लाख वोट से तृणमूल जीती थी बीजेपी से एक्स्ट्रा वोट लाकर, 68 हजार का SIR में कट गया। तो जैसे 68 लाख SIR में से कटा, तो उसी समय यदि पिछले वोट के परसेंटेज को देखें तो बीजेपी इंक्रीज कर गई वोट के ऊपर में, टीएमसी से ज्यादा उसका वोट परसेंटेज हो गया। ठीक बात तो है। पहले एक बार एक जीत उसने कराया, तो वोट परसेंटेज का जो गणित है, मुझे लग रहा है कि शायद हम लोग 3 आदमी मिलकर इसको समझाने में किसी भी स्टूडेंट के लिए हम लोग काफी हैं। जहां तक कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं, हम वही कहना चाह रहे हैं कि जो अब ये जो टारगेट किया भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोग पहले, मनोज जी, हम लोग अलग अलग चैनल्स पर इस बात की चर्चा कर चुके हैं। तो वो जहां 80,000 वोट से तृणमूल कांग्रेस जीत रही है, तो बीजेपी ने छोड़ ही दिया कि इसको छोड़ देंगे, दिस इज नॉट माय लेवल ऑफ। हाँ, वो नहीं है वहां, उसको हम नहीं भर सकते। जो भाई उसमें जो है 1 वोट से भी जीत सकते हैं। 80,000 में से 79,999 तो आपका डेडी वोटर हुआ ना भाई, उतना सा मार्जिन बढ़ा आपका। हम स्टूडेंट्स को कई बार बोलते हैं कि भैया तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन तुम्हारा 50% से ऊपर हो जाएगा, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जो तुम्हारी तैयारी का लगभग 1 महीना खा
जा खा रहा है, जाएगा, छोड़ दो उसे, उसको। क्योंकि सिलेक्शन Exactly. 50% पे हो जा रहा है। Exactly. ये वो तरीका है जो यही BJP तरीका तो अपनाएगी। बीजेपी ने अपनाया वहां कि मुर्शिदाबाद में पिछली बार 22 सीटों में सिर्फ 2 जीते थे, तो अभी इस बार तो 9, इस बार तो कुछ ठीक परफॉर्मेंस कर दिया बीजेपी ने, चूंकि वहाँ वोट बहुत कट गए थे। लेकिन वो है कि हम मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम, क्या जरूरत है इसमें दिमाग लगाने की? दक्षिण 24 परगना, उत्तर नहीं, दक्षिण 24 परगना, तो क्यों दिमाग लगाना है? यहाँ इतना वोट आ रहा है, 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी, मुर्शिदाबाद में तो 66% से ज्यादा मुस्लिम आबादी, क्यों दिमाग लगाना है? छोड़ दो उसको, और बाकी जो कंसोलिडेट करो 215-20 सीटों के आसपास, जहां अपनी ताकत लगाओ, एनर्जी लगाओ, और फिर वहां से चुनाव जीत जाएंगे हम। तो ये परसेंटेज का ये फायदा होता है। पार्टियां जो तैयार करके ग्राउंड वर्क करके लड़ती हैं, उसमें हम लोग भी ये कहते थे कि ममता बनर्जी 100% को टारगेट करती हैं, भारतीय जनता पार्टी 70% को टारगेट करती है, तो 70% में से 70% वोट कैसे ले आएगी? 70% में से 70% मिलेगा तभी तो आपको 48-49% वोट होगा, ताकि आपका विनिंग मार्जिन बढ़े। तो उसके लिए जो हम लोग पहले बात कर रहे थे, और कि हिंदू जो नैरेटिव बना, जो सेंट्रल नैरेटिव बना हिंदुत्व का, वो काम कर गया उनके लिए। उनको 70 में से 70 मिल गए और भारतीय जनता पार्टी जीत गई। चर्चा शुरू कहां से हुई कि जहां बीजेपी का बहुत बड़ा प्लेइंग ग्राउंड है, जहां 70% बीजेपी सोचता है कि हिंदू वोट कंसोलिडेट करो और खेल जाओ। तो जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम वोटों के लिए बहुत सारा लोग एक साथ इकट्ठा हो गया है, तो बीजेपी के वोट बैंक में भी सेंधमारी जो है वो आरक्षण के नाम पर की जाती है। जब वो की जाती है तो उसका बाईपास है कि सब क्लासिफिकेशन करा दो, क्योंकि अगर जाति के हिसाब से जाट बट गए, यादव बट गए, कुर्मी बट गए, तो जो बच गए इनके चलते या इनके प्रभाव क्षेत्र में जिन्हें असर नहीं मिला 900 से अधिक जातियों के बारे में, तो बोले उन्हें कंसोलिडेट करो, उनके साथ में गेम खेला जा सकता है। खैर, ये सारी चर्चाएं जब आप सुन रहे होते हैं तो मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि यही काम तो अंग्रेज भी करते थे, इसी को तो डिवाइड एंड रूल कहा जाता था। तो अब हम किस तरह की अंग्रेज व्यवस्था में है या नई व्यवस्था में? परेशान मत होइए, मैं इसका जवाब साथ में जोड़ ही दे रहा हूं विशेषज्ञों के साथ बैठ के। अंग्रेजों के काल में फैसला लेने वाले वो होते थे, आप पर थोपे जाते थे। अब आप फैसला खुद लेते हैं, जैसे आज पश्चिम बंगाल ने खुद का फैसला खुद लिया है। ये राजनीति जब लोकतांत्रिक तरीके से होती है तो आपके सामने विकल्प सब प्रस्तुत तो कर दिए जाते हैं, आप अपना भविष्य खुद चुनते हैं। इसी तरह की परिचर्चाएं अगर आप और चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाइएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारियां कुछ वैल्यू एडिशन करेंगी। सजेशंस ऑलवेज वेलकम है। हमारे विशेषज्ञ साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद अंकित जी।